इतने में वो तीनों मिलके जाल खींचकर पद्म कुमारी को तालाब के किनारे ले आती है। बार बार छुप के बच रही थी तू, लेकिन अभी हम तीनों चालाकी से पकड़ लेती हूँ। ओम ह्रीम क्रीम छटपट, जिन्हें मैंने बुलाया है वो सभी जल्दी बाहर आ। आजा आजा, जल्दी बाहर आजा, जल्दी से आजा। ये मंत्र बोलकर यज्ञ की आग में आहुति देते ही नरकी के सामने भयंकर रूप में चुड़ैल, डायन और शकचुन्नी प्रकट होती है। नरकी, तुमने हमें यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने तुम सबको एक खास मकसद से बुलाया है। तुम तीनों यहाँ से निकलकर राजा के महल के पीछे वाली कमल की तालाब में जाओ। राजा अपनी जल पड़ी बेटी पद्म कुमारी को वहाँ छुपा के रखा है। तुम तीनों उसे वहाँ से पकड़कर खींचते हुए मेरी गुफा में ले आओगी। उसी के जरिए मैं अपनी बरसों की साधना सिद्ध करूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो याद रखना, इसी यज्ञ की आग में तुम तीनों की आत्मा को फिर से भस्म कर दूंगी। नरकी के कहे अनुसार वो तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं राजा के महल के पीछे वाले कमल के तालाब में। और वहाँ पहुँच के नरकी ने शायद इसी तालाब के बारे में ही बताए थे। चलो चलो, और देर ना करते हुए इस तालाब में जाल डालकर उस पद्म कुमारी को पकड़ लेते हैं। ये कहते ही शाकचुन्नी जादू से एक जाल निकलती है और उसे तालाब में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जाल को खींचकर देखती है। अरे अरे, पद्म कुमारी कहाँ है? इसमें तो सिर्फ छोटी मछलियाँ फंसी हैं। अरे, क्या सिर्फ एक बार जाल डालने से ही वो चालाक पद्म कुमारी पकड़ी जाएगी? जरा ठीक से फिर से तालाब में जाल डालो। शाकचुन्नी ने दूसरी बार तालाब में जाल डालने के थोड़ी देर बाद जब जाल खींचकर ऊपर उठाई तो देखी, अरे अरे, ये तो एक लाल केकड़ा है। कितने दिनों से मैं तालाब की ताजा मछली, घोंगे और केकड़े नहीं खाए। आज मन भर के इस केकड़े को खाऊंगी। पद्म कुमारी को पकड़ने की बात भूलकर शाकचुन्नी लालच में आके उस केकड़े को खाने की कोशिश करती है और तभी केकड़ा उसके हाथ में काट लेता है। अरे बाप रे, मर गई। इस केकड़े ने कितने जोर से मेरे हाथ में काट दिया। तुरंत शाकचुन्नी जोर से अपना हाथ झटकाती है और केकड़ा सीधा तालाब के पानी में चली जाती है। ठीक तभी उनके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। अरे चुप कर, तेरी चीखें सुनकर जरूर कोई इधर आ रहा है। ज्यादा लालच करने पर ऐसा ही होता है। चल अब यहाँ से भाग चलते हैं, बाद में आकर पद्म कुमारी को पकड़ लेंगे। ये कहते हुए वो तीनों वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही राजा जब कमल की तालाब में अपनी लौती बेटी पद्म कुमारी से मिलने जाता है। पता है पिताजी, कल रात कोई इस तालाब में मछलियाँ चुराने आया था और बार बार तालाब में जाल डाल रहा था। मैं बहुत डर गई थी और किसी तरह से मैं उस जाल से बच पाई। इस तालाब में जाल डाला था? इस तरफ तो कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे महल के पीछे सिपाहियों की कड़े पहरा है। उससे बचकर इस तालाब तक कोई आ ही नहीं सकता। हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं पानी के अंदर से उन लोगों की बातें भी सुनी थी। अरे बेटी, वो तुम्हारी मन की बहम होगा। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर राजा अपनी बेटी पद्म कुमारी को प्यार करते हैं, लेकिन राजा पद्म कुमारी की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर पाए। फिर महल में लौटकर राजा एक प्रहरी को बुलाता है। शंभू, आज से तू हर रात मेरे महल के पीछे कमल के तालाब में पहरा देना।
उस तालाब में बहुत मछलियाँ हैं। मुझे मछलियाँ चोरी होने की खबर मिल रही है। वहाँ पूरी रात अच्छे से पहरा देना। अगर किसी को आते देखा तो मुझे तुरंत खबर देना। राजा की बात सुनकर उस रात पहरेदार तालाब के किनारे पहरा दे रहा था। तभी चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी उड़ते उड़ते वहाँ आकर पहरेदार को देखकर कहती है, अरे ये क्या, राजा ने कमल की तलाब पर पहरादार रखा है। सब कुछ इस शाकचून्नी के कारण हुआ। कल जरूर किसी ने इसकी चीखें सुन ली होगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो केकड़ा मेरे हाथ में इतने जोर से काट दिया। तुम दोनों चुप करो। चलो पहले उस पहरेदार को मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों उड़कर कमल तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर वो तीनों मिलकर अरे बाप रे, ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है और ये आवाज किस तरफ से आ रही है? ये कहकर शंभू जब इधर उधर देखने लगता है तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी छलांग लगाकर प्रकट हो जाती है। उसके भयानक रूप को देखकर अरे बाप रे! शंभू बेहोश होकर तालाब के किनारे ही गिर पड़ता है। फिर डायन शंभू के पैरों को खींचकर वहाँ से हटा देती है। चलो फिर से जाल डालकर पद्म कुमारी को तालाब से बाहर निकलते हैं। चुड़ैल के कहे अनुसार शाकचून्नी तालाब में जाल डालती है। फिर जाल को खींचकर देखती है कि जाल में छोटी मछली और तालाब के कचरे के बिना जाल में कुछ भी नहीं है। छोटी मछली के अलावा कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। ये कहते हुए वो फिर से जाल डालती है और हर बार पद्म कुमारी खुद को बचाने के लिए जाल से बचते हुए तालाब के एक एक किनारे में जाकर छिप जाती है। रुको, इस तरह से नहीं होगा। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा। फिर चुड़ैल अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है कि पद्म कुमारी जाल से बचकर इधर उधर छिप रही है। अच्छा ये बात है। सुनो, इस तरह जाल डालने से काम नहीं बनेगा। हम तीनों को तालाब के पानी में उतरकर जाल को तीनों दिशाओं से खींचना होगा। इसके बाद तालाब में वो तीनों फिर से जाल डालती है। फिर वो तीनों तालाब के पानी में उतरकर जाल को 3 दिशाओं से खींचने लगती है। तभी शंभू की होश आ जाता है और वो किसी तरह से वहाँ से भागकर राजा के पास जाकर सारी बात बताता है। राजपुरोहित, अब एक पल भी देर करना ठीक नहीं होगा। आप अभी मेरे साथ चलिए। इतने में वो तीनों मिलके जाल खींचकर पद्म कुमारी को तालाब के किनारे ले आती है। बार बार छुप के बच रही थी तू, लेकिन अभी हम तीनों चालाकी से पकड़ लेती हूँ। बहुत चालाकी कर रही थी, है ना? जाल से बार बार भाग के बच रही थी। चलो इसे ले जाके नरकी को देकर आती हूँ। अरे रुको ना, अभी बहुत समय है। तब तक पद्म कुमारी के साथ जाल में जो मछलियाँ फंसी हैं, उन्हें बांट कर खा लेते हैं। सुबह होने से पहले पद्म कुमारी को नरकी को सौंप देंगे। ये कहते ही वो तीनों बैठ के जाल में फंसी छोटे मछलियों को मिलजुल कर खाने लगती है। इधर पद्म कुमारी जोर जोर से रोने लगती है। तभी तालाब से निकलकर आती है लाल केकड़ा की परिवार और वो पद्म कुमारी से कहते हैं, रो मत दोस्त, देखो हम आ गए हैं। पानी में रहते समय तुम हमारी बहुत मदद की थी। हमारे कई संकट में तुमने साथ दिया और आज तुम्हारे संकट में हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे जाल काट देंगे। ये कहते ही लाल केकड़े की परिवार पद्म कुमारी की जाल काटने लगते हैं। तभी चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी मिलकर मजे से मछली खा रहे थे। तब तक वहाँ राजा और राजपुरोहित आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुम यहाँ पद्म कुमारी को ले जाने के लिए आए हो। मेरा इस पवित्र पानी से तुम सबको भस्म कर दूंगा। ये कहते ही राजपुरोहित चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी के ऊपर पवित्र पानी छिड़क देते हैं और साथ ही साथ वो तीनों भूतनियाँ जलकर राख हो जाती है। तभी पद्म कुमारी भी जाल से बाहर आ जाती है और राजा बेटी को सुरक्षित देखकर गले लगा लेते हैं। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। डर मत मेरी बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे कोई भी तुझे छीन कर नहीं ले जा सकता। जलपथ से तैरते हुए जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि नदी के नीचे चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण बिखरे पड़े हैं और कहीं कहीं तो ढेर बन के पड़े हैं। जलपरी मणिमाला, देखो यहाँ नदी के नीचे कितने सारे स्वर्ण मुद्राएं और खजाना पड़े हैं। लगता है हम वो पिशाचिनी के उदक नगरी में आ गए हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब चलो हम पानी के ऊपर जाते हैं। फिर जैसे ही मणिमाला, जलपरी और रत्नकुमार नदी के पानी से सिर उठा के देखा कि वो एक मायावी राज्य में आ गए हैं, जहाँ आसपास के पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ उड़ रही है और मीठी सुगंधित हवा बह रही है। मणिमाला, क्या तुम्हें भी कुछ जलने की गंध मिल रही है? हाँ रत्नकुमार, मुझे भी गंध मिल रही है। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर होने के बाद भी जलने की गंध क्यों आ रही है? चलो हम थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। वो फिर से पानी में डुबकी लगा के थोड़ा और आगे जाके देखा। रत्नकुमार, यहाँ पर भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ तो ठीक ठाक है। ऐसे नहीं चलेगा मणिमाला, चलो हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में घूमकर थोड़ा देखते हैं, नहीं तो हमें इस नगरी के असली रहस्य के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद वो मानव रूप धारण करके उस मायावी उदक नगरी के रास्ते पर चलने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद रत्नकुमार, देखो उस तरफ, उस कुटीर में भयानक आग लग गई है। हाँ मणिमाला, जल्दी चलो, जाकर देखते हैं कि वो आग को किसी तरह बुझाया जा सकता है कि नहीं। रत्नकुमार और मणिमाला कुटीर के सामने जाके देखा कि एक बूढ़े आदमी बहुत रो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कुटीर क्या आपका है? कुटीर में आग कैसे लगी? कौन हो तुम लोग? इस नगरी में तो पहले कभी नहीं देखा। मेरे पहचान, इस उदक नगरी का राजपुरोहित हूँ। इस नगरी के प्रवेश द्वार पर जो खड़ी है वही हमें इस नगरी को बचाने के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा, अब मैं समझा। अगर ऐसा है तो तुम्हें सब कुछ बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज से 7 साल पहले ये नगरी बहुत ही समृद्धशाली थी, लेकिन जिस दिन पद्म कुमारी यानी राजकुमारी का जन्म हुआ, पंडित जी मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ कि आपकी गणना पूरी हुई। महाराज, बस कुछ ही समय में आपका संतान इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन मेरी गणना के अनुसार जन्म लेने के साथ साथ इस नगरी पर एक काले साया का नजर पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं राजपुरोहित? इतने सालों बाद मैं आप पिता बनने वाला हूँ और आप? हाँ महाराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। तभी एक दासी नवजात कन्या को लेकर महाराज के सामने आती है। महाराज, महाराज देखिए, ये क्या अनर्थ हो गई। हमारी महारानी ये अनोखी संतान की जन्म दी है। ये देख हम सभी हैरान हैं। दिखा जाता है दासी के हाथ में जो संतान है उसका आधा हिस्सा मनुष्यों की तरह और आधा हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। ये क्या हो गया? मेरा है ऐसा संतान, अब मैं क्या करूंगा पुरोहित? ये संतान आम संतान नहीं है। दासी, उसे मुझे दो। अब तुम यहाँ से जाओ। दासी उस संतान को राजपुरोहित की गोद में दे देती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। महाराज, कुछ अनर्थ होने वाला है, इसका भविष्यवाणी तो मैंने की थी, लेकिन महारानी के गर्भ से ऐसी संतान का जन्म होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। महाराज, इसे त्याग करने में ही भलाई है।
नहीं, कभी नहीं। मेरा संतान उदक नगरी की राजकुमारी है। मेरे महल के पीछे मैं अपनी कन्या पद्म कुमारी को छुपा के रखूंगा और ये बात पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। इस महल के बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और इसका जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ राजपुरोहित। इसके बाद धीरे धीरे कमल कुमारी राजा की कमल की तालाब में बड़ी होने लगती है और इस तरह सालों बीत जाता है। पिताजी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार करती हो, लेकिन छिपकर यहाँ आना पड़ता है, इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। पिताजी आज राज्य का हालचाल क्या है और राजकन्या सब ठीक ठाक से चल रहा है ना? हाँ बेटी, तुम्हारे जन्म के बाद से ये राज्य और भी समृद्धशाली बन गया, फिर भी मेरा दुख खत्म नहीं होता। तुम इस राज्य के लिए इतनी चिंता करती हो, फिर भी तुम्हारे असली परिचय किसी को बता नहीं सकता। अच्छा पिताजी, माँ को क्या अब भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाता। बेटी पद्म कुमारी, आप मुझे जाना होगा, तुम आराम करो। महाराज उस दिन मेरे कोई बात नहीं मानी। उन्होंने पद्म कुमारी को महल के पीछे एक तालाब में छुपा के रखा। फिर ऐसे ही दिन बीतता रहा। जिस दिन पद्म कुमारी की उम्र 7 साल हुई, उस दिन सुबह अचानक राजा विप्रकांत, राजा विप्रकांत, अभी तू मेरे सामने आ। कौन हो तुम? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तंत्र साधिका नरकी हूँ। राज रानी की गर्भ से जो अनोखी संतान की जन्म हुई है उसे मुझे दे दे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब क्या बकवास है? मेरी संतान अनोखी मतलब? वो पूरी तरह से हमारे जैसा ही है और मैं अपनी संतान को तुम्हें क्यों दूं? चली जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ। उसे तुरंत मेरे हाथों में सौंप दे। बता उसे कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर मुझे धमकाने की? सिपाहियों, इस तंत्र साधिका को महल से अभी बाहर निकाल दो। उस दिन सिपाहियों ने उस तंत्र साधिका को महल से निकाल दिया था। फिर वो तंत्र साधिका गुस्से में उसकी गुफा में लौट जाती है। वो गुफा के अंदर आग जला के साधना करने लगी। फिर उस यज्ञ की अग्नि में आहुति देते ही आग से जन्म हुआ विशालाकार भयंकर अग्निकुंभ ड्रैगन का। वो राजा मुझे अपमान करके राजमहल से जबरदस्ती मुझे बाहर निकल दिया। उसका बदला मैं जरूर लूंगी। अग्निकुंभ, तू जा और उस अहंकारी राजा के सब कुछ जला के राख कर दे। फिर राजा की उस अनोखी कन्या को उठा के ला। जो हुकुम नरकी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कहकर अग्निकुंभ ड्रैगन गुफा से निकलकर उड़ते हुए राजमहल के पास पहुंचने के बाद वो अपनी मुंह से आग निकलकर महल को जलाने लगता है और देखते ही देखते पूरे महल में आग फैल जाती है। इस आग की वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है और ऐसी भयानक आग को देखकर कमल कुमारी चीख उठती है। आग कैसे लग गई? पूरा महल तो जल रही है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी, माताजी। कमल कुमारी की चीख सुनकर अग्निकुंभ ड्रैगन की नजर उस तालाब पर पड़ती है। मुझे मिल गया, ये लड़की जरूर राजा की वो अनोखी बेटी है। नरकी, यही लड़की को बंदी बना के ले जाने को कहा। तुरंत ही अग्निकुंभ ड्रैगन कमल कुमारी को पैर से उठाए गुफा में ले जाता है।
ये लो नरकी, राजा की वो अनोखी बेटी। राजा ने इसे कमल की तालाब में छुपा कर रखा था, लेकिन फिर भी वो मेरे नजरों से नहीं बचा पाए। वो मिल गया, उसे ढूंढ लिया। अब राजा क्या करेगा, कैसे बचाएगा अपनी बेटी को? आज से ये लड़की मेरी साधना का उपचारी बनेगी। राजा तो अब इसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं राजा को मार डाला। तू तो बहुत अच्छा काम किया अग्निकुंभ। जाकर उसे गुफा के सामने उस जलाशय में छोड़ दे। तब से पद्म कुमारी उस तंत्र साधिका के कब्जे में है और अग्निकुंभ ड्रैगन इस उदक नगरी में आतंक मचा के रखा है। हर दिन वो किसी न किसी का घर जला रहा है। समझी, लेकिन रानी माँ, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें कमल कुमारी के बारे में पता चला था? हाँ, रानी माँ को उसकी बेटी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ही तो वो आज। इसके बाद राजपुरोहित मणिमाला, जलपरी और रत्न कुमार को रानी माँ के रहस्य के बारे में बताने लगते हैं। कैसे रानी माँ का पिशाचिनी जैसी दशा हुई और क्यों वो आज भी उस गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रही है, यही उन्हें बताने लगे। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं गरिमा, मनु, परी, सीमा, मीता, खुशी, रातुल, ललित, रमन, सारा, सीभी, सोमनाथ, चारू, संजू, करण। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं, इसीलिए अभी हमारे चैनल जलपरी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।